3 सप्ताह बाद मैं अपने ऑफिस में था। मैं उन तस्वीरों को देख रहा था जिन्हें पुनर्मिलन के दौरान एमपी ने खींचा था। उसने हम लोगों को ईमेल किया था और जब मैं उनको याहू के अपने इनबॉक्स में देख रहा था तब मैंने गौर किया कि ऊपर बाएं कोने में कुछ संकेत आ रहा था। वह शादी विवाह की साइट शादी.com का विज्ञापन था, जिसमें अपने लिए उपयुक्त वर की तलाश में एक खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। मुझे दोस्तों के साथ हुई बातचीत की याद आ गई। मैंने उस विज्ञापन के लिंक को क्लिक किया जो मुझे उसकी वेबसाइट पर ले गया। मैंने सर्च का विकल्प दबाया और कुछ ही समय में परिणाम मेरे सामने था। चुनाव के लिए बहुत सारी लड़कियां थीं वहाँ। उसमें से कुछ तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी और मैं सबको चेक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैं छठी लड़की का प्रोफाइल देखता, मुझे यह संदेश मिला कि मुझे वेबसाइट के साथ अपने को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं और प्रोफाइल नहीं देख सकता। ट्रेलर ख़त्म हो चुका था और पूरी फिल्म देखने के लिए आपको पहले अपने आप को पंजीकृत करवाना था। उस दिन मेरे पास अधिक समय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना ही लेनी चाहिए। हैप्पी, अमरदीप और एमपी से मैं यही कहता हूँ, जबकि बात इसकी उल्टी थी। वेबसाइट पर उन सुंदर चेहरों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी व्यवस्थाओं के बीच में उनके लिए समय निकालूं। लेकिन अगले ही दिन मुझे एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट देना था। किसी ने सही कहा है, 3 चीज़ें, धन, औरत और मैं अक्सर तीसरी चीज़ के बारे में भूल जाता हूँ। तो धन, औरत और ये 3 चीज़ें जो मुझे अभी याद नहीं है दुनिया में कुछ भी संभव आपसे करवा सकते हैं। आखिरकार मेरी प्रोफाइल वेबसाइट पर आ गई। मैंने अपना एक अच्छा सा फोटोग्राफ लगाया और ऐसी सभी बाधाओं को क्लिक करके दूर कर दिया जो मुझे ढूंढने वाली लड़की से मेरा अता पता छुपाने के लिए कहती हो। मैं इस बात का उल्लेख करना भी नहीं भूला कि मैं अपने काम के सिलसिले में अमेरिका और यूरोप जा चुका हूँ। करीब घंटे भर बाद मैं उन प्यारे चेहरों को देखने के लिए पूरी तरह लैस हो चुका था। मैंने वेबसाइट पर सभी पंजाबी लड़कियों का विकल्प चुना और सर्च के बटन को क्लिक किया। मेरी उस खोज के जो परिणाम सामने आए उनकी संख्या सैकड़ों में थी। यह तो काफ़ी उत्साहजनक था, लेकिन मैं उनमें से करीब 50 के आसपास के प्रोफाइल ही देख पाया था कि मेरी आंखें थक गई। फिर भी मैं उन 50 लड़कियों में से कुछ तो ऐसी थी जिनसे संपर्क साधना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर पाता उससे पहले ही मेरे दिल को दर्द पहुंचाने वाली एक घटना हुई। उन प्यारे चेहरों से बात करने के लिए मुझे वेबसाइट को भुगतान करना था। मुफ्त का भोजन जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। उफ़, मुफ्त में बस यही सुविधा उपलब्ध थी। मैं उनकी प्रोफाइल वाले पन्ने पर जाकर एक बटन दबाकर उनमें अपनी रुचि दिखा सकता था। वह उनके इनबॉक्स में मेरी तरफ से मैसेज की तरह जाता, लेकिन अगर वे भी मुझ में रुचि दिखाती तो भी मुझे उनका ईमेल तभी मिलता जब तक कि मैं उसका भुगतान नहीं कर देता। मैंने चेक किया कि वे इसके लिए कितने पैसे मांग रहे थे। साल भर का प्लान लेने के लिए 3,000 रुपये? बिल्कुल नहीं, मैंने अपने आप से कहा। मैं भुगतान तो तभी करूँगा जब मुझे उन सुंदरियों में से सकारात्मक जवाब मिले। तब तक जब भी मेरा मन हो वेबसाइट पे जाओ और किसी लड़के की प्रोफाइल पर जाकर उसमें अपनी रुचि जताने वाला बटन दबा दूँ। यह शादी.com से मेरे अनुभव की शुरुआत थी। इसे मैंने अपने प्रोजेक्ट को निपटने की कीमत पर किया था, जिसे मैंने करीब करीब बर्बाद ही कर दिया। हैप्पी, अमरदीप और एमपी के अलावा उस साइट पर मेरी प्रोफाइल होने की बात कोई नहीं जानता था, मेरे माता पिता भी नहीं, क्योंकि उनको यह बताना कि मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना था। उनको जैसे ही पता चलता वे दुनिया भर के अपने जानने वालों से जानकारी लेने लगते और हे भगवान, मुझे इन सब से कितनी चिढ़ थी। अगले कुछ दिनों में मुझे अपने प्रस्तावों के जवाब मिले। जब भी मैं अपना इनबॉक्स खोलता एक विचित्र प्रकार की फुरफुरी आती।
लेकिन उनमें से ज़्यादातर अधिक देर तक नहीं ठहरती। जो उनमें सबसे अच्छी थी उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मना कर दिया, बल्कि कहना चाहिए कि उनमें से अधिकतर ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। केवल मुट्ठी भर ने मेरे प्रस्ताव को माना, लेकिन दुर्भाग्य से वे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ओहो, यह वेबसाइट मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने अपने आप से कहा। मानो मैं जेम्स बॉन्ड हूँ और जैसे ही मैं संपर्क करूँगा दुनिया की सभी लड़कियाँ मेरे ऊपर टूट पड़ेंगी। और इस तरह शादी.com मेरी प्राथमिकता में सबसे ऊपर से जाके सबसे नीचे चला गया। समय गुजरता गया, मैं 2 या 3 सप्ताह में साइट पर एक बार जाता। जिन लड़कियों के प्रोफाइल मुझे जचते उनमें रुचि दिखाने का बटन दबा देता, लेकिन मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। कुछ लड़कियों ने मुझे मना कर दिया, कुछ को मैंने मना कर दिया। कुछ मुझसे बातें करना चाहती थी, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा कोई अच्छी नहीं थी। कुछ ने मेरे सेल पर फ़ोन किया, कुछ को मैंने SMS भेजे। उनमें से 2 एक ये चाहती थी कि मैं विदेश में आ जाऊं, लेकिन मैं राज़ी नहीं था। कुछ दूसरों को मैं यह बात नहीं समझा पाया कि इंडिया रहने के लिए सबसे बेहतर जगह है। ओके, एक बार जब मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए अमेरिका में था, तब मुझे उस साइट का सालाना प्लान लेना पड़ गया, क्योंकि एक लड़की मुझसे बात करने के लिए बेताब हो रही थी। उफ, 3 में से कोई एक चीज़, पैसा, औरत और आखिर वाला मैं अक्सर भूल जाता हूँ। पैसा, औरत और जो भी वो आखिर वाला मैं भूल जाता हूँ, ये तीनों चीज़ें दुनिया में कुछ भी संभव करवा सकती हैं। दूसरी चीज़ मुझे यही करवा रही थी। विडंबना यह है कि जिस लड़की के लिए मैंने 3,000 रुपये लगाए थे, उसने मुझसे कभी बात नहीं की। वेबसाइट में मेरी रही सही दिलचस्पी भी जाती रही। और फिर एक शाम मेरे सेल फ़ोन पर एक SMS आया। हाय, मैं खुशी हूँ। मुझे अपने दूसरे सेल पर आपका मैसेज मिला था। क्या आप प्लीज़ फ़ोन कर सकते हैं? यह है 20 जुलाई 2006, 18:58 की बात है। मेरे सेल फ़ोन का इनबॉक्स अब भी दिन और समय दिखा देता है। जब मुझे SMS मिला तब मैं अमेरिका के किसी क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था। मुझे तुरंत याद आ गया कि यह उस प्रोफाइल वाला नाम है जिसने मुझे 1 सप्ताह पहले सहमति मिली थी। साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल भी दिया हुआ था। मैंने जवाब में SMS किया, मैं इस समय कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा हूँ, मैं आपको अगले घंटे में फ़ोन करता हूँ। अगले ही मिनट मेरे सेल पर एक और मैसेज चमका। मैंने भी कुछ ही मिनट पहले कॉन्फ्रेंस कॉल पूरी की है, तुम अपनी पूरी कर लो, तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ। जब फ़ोन पर मेरी बातचीत पूरी हो गई, मैंने उसका नंबर मिलाया, लेकिन उससे पहले मैंने जल्दी से उसका प्रोफाइल देखा। हेलो, दूसरी तरफ से एक खूबसूरत आवाज़ आई। हाय, मैं रविन बोल रहा हूँ। और मैं खुशी, उसने सुहानी और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में कहा। हाँ, यह तो मैं आपके SMS से जान ही चुका हूँ। सॉरी, मैंने आपको इंतज़ार करवाया। असल में मैं एक क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था। कोई बात नहीं, मुझे भी इस बीच कुछ काम पूरे करने थे। हमारी बातचीत शुरू तो हुई औपचारिक रूप से, लेकिन जल्द ही वह काफ़ी सहज हो गई। तब हमें बहुत कुछ सी मज़ेदार बातें पता चली। मुझे पता चला है कि आप 1982 के फरवरी महीने में पैदा हुए थे, उसने कहा। हाँ, 4 फरवरी को। कोई ख़ास बात? मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा कुछ था उसके प्रोफाइल में जो याद रखना चाहिए था, लेकिन मुझे बस एक ही बात याद आई कि वह तस्वीर में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हो सकता है आपने ध्यान दिया हो कि मेरे जन्म का साल और महीना भी वही है। ओह हाँ, 22 फरवरी, मैंने देखा था। मैंने जल्दी से कंप्यूटर के पास जाकर उसकी प्रोफाइल देखकर जवाब दिया। और आप फरीदाबाद में पैदा हुई थी? नहीं, मैं कोलकाता में पैदा हुई थी। मेरे पापा फ़ौज में थे और जब मैं पैदा हुई थी तो उनकी पोस्टिंग कोलकाता में थी और वे वहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। सच? तुम यकीन नहीं करोगी।
मैं ऐसे चिल्लाया कि आसपास काम करने वाले भी देखने लगे। क्या? तुम गैस करो। मैंने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया ताकि मैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए उससे बात कर सकूं। यह मत कहो कि तुम भी उसी जगह पैदा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैं फिर चिल्लाया, हाँ, लेकिन कैसे? वहाँ मेरी ननिहाल है। और पता नहीं क्यों यह सुनकर वह चिल्लाई और हंसने लगी। हमारे देश के जो हालात हैं उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हज़ारों लोग उसी साल, उसी महीने, उसी स्थान पर पैदा हुए होंगे, लेकिन हम ऐसे छुप रहे थे। तुमको बताऊं, हमारे बीच कुछ और बातें भी मिलती जुलती हैं। क्लासिक म्यूज़िक। मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे पास सितार बजाने की डिग्री है। मैं बोला, और तुम्हारे पास तबला बजाने की। ठीक। सच में मैंने 4 साल बजाना सीखा है। असल में मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने ज़बरदस्ती सिखाई। पता है क्या, यही कारण था जिससे मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मुझे यह बात समझ में आ गई है, मैंने धीरे से कहा। लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल के हॉबी वाले हिस्से में लिखा है कि तुम तबला बजाते हो, और क्लासिक म्यूज़िक में तुम्हारी दिलचस्पी ही एक ऐसी बात थी जो तुमको दूसरे से अलग करती थी, और जिस कारण मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। उसने साफ किया। तो यह तबला था जिसके कारण एक लड़की ने एक लड़के से बात की। उस लड़की को समझना तो असंभव था, लेकिन मेरा मन हुआ कि अपने पापा को जाकर गले लगा लूं और उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने तबला बजाने के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती की। 4 साल बाद मुझे प्रयाग यूनिवर्सिटी से डिग्री भी मिल गई और हम दोनों ही आईटी क्षेत्र में हैं। उसने हमारे बीच की कुछ समानताओं की ओर ध्यान दिलाया। अरे हाँ, तुम नोएडा के एक आईटी कंपनी में काम करती हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यह जानते हुए कि मैं गलत नहीं था, मैंने पूछा, और मैं भूल भी कैसे सकता था, उसकी प्रोफाइल मेरे सामने ही तो खुली हुई थी। हाँ, मैं करती हूँ। अच्छा बताओ, मेरे दोस्तों का कहना है कि इन्फोसिस में काम करने वाले काफ़ी पढ़ाकू होते हैं और अच्छी रैंक वाले होते हैं। क्या ये सच है? क्या तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं इसके जवाब में ना कहूँगा? वह हंसने लगी। यह उस लड़की के साथ मेरी पहली बातचीत थी जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं था। उस बातचीत के दौरान हमने कई बातों के सिरे पकड़े। नई फिल्में हमने कौन सी देखी, अपने अच्छे दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, उसके परिवार, अपने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में, संगीत और दिलचस्पी के और भी क्षेत्रों के बारे में। हमारा परिवार भी भुवनेश्वर में रहता है क्या? नहीं, मैं एक छोटे से शहर बुर्ला का रहने वाला हूँ, जो संबलपुर के पास है। मम्मी पापा वहीं रहते हैं। मैं और मेरा भाई भुवनेश्वर में रहते हैं और दोनों ही इन्फोसिस में काम करते हैं। हम किराए के एक फ्लैट में रहते हैं, जिसमें हमारे साथ 2 और रूममेट भी रहते हैं। हम हर दूसरे सप्ताह मम्मी पापा से मिलने जाते हैं। भुवनेश्वर से बुर्ला महज एक रात की दूरी पर है। हम करीब 1 घंटे तक बातें करते रहे। मैं अपने कानों के पास अपने सेल फोन की जलन को महसूस कर सकता था और फ़ोन की बैटरी अपने आखिरी दौर में थी, और मैं फिर भी उससे बातें करते रहना चाहता था। मुझे कहना ही पड़ा, सुनो, मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी बातें करते रहेंगे। तुम्हारी बैटरी? उसने हंसते हुए कहा। मेरा मतलब है मेरे फ़ोन की। मैं भी हंसने लगा। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे लगता है कि हम फिर बात करेंगे। अचानक उसने फिर जोड़ा और कहा, लेकिन फ़ोन रखने से पहले तुमको मुझे एक अच्छी बात कहनी होगी। एक अच्छी बात? अब इस धरती पर मैं कहने के लिए अच्छी बात कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊँ? लेकिन एक दिन पहले ही मैंने एक फ़िल्म देखी थी। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उसी का एक लाइन दोहरा दी। बिस्मिल का संदेश है कि कल लाहौर जाने वाली गाड़ी हम काकोरी पे लूटेंगे और उन पैसों से हथियार खरीदेंगे। फिर एक लंबी सांस ली और इंतज़ार करने लगा, और वह ठहाका लगाकर हंसने लगी।
मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि वह एक अच्छी लाइन थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस बात पर हंसी। खैर, मैं भी उसके साथ हंसने में शामिल हो गया, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है। ओके, अब मुझे फ़ोन से आखिरी बीप बीप सुनाई दे रही है। यह अच्छा है, इसका मतलब हुआ कि हम फिर बात करेंगे, उसने कहा, और कहीं न कहीं यह बात मेरे दिल को छू गई। उसकी मासूमियत ने और जिस तरह से चहकते हुए उसने मुझसे बात की, उसने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। सी यू, उसने फ़ोन रखने से पहले कहा। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बार बार उस बातचीत को याद करता रहा और यही सोचता रहा कि अगर मैं थोड़ा और हंसी मजाक वाला होता तो शायद मैंने उसे अधिक प्रभावित किया होता। यह बातचीत एकदम वैसी ही थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। क्या वह भी इस समय अपने कमरे में कहीं बैठी उस बातचीत के बारे में सोच रही होगी? पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उसे फ़ोन करने को हो रहा था और अपनी इस इच्छा को रोकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ा क्योंकि मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। वह भी शुरुआत में ही एक ऐसा आदमी बनकर जो रात को 11:30 बजे उसे परेशान करे। नहीं, मैंने खुद से ज़ोर से कहा। बत्ती बुझाई और मैं बिस्तर पर चला गया। कमरे में अकेले मैं मुस्कुरा रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था और तरह तरह की भावनाएं मन में आ जा रही थी। मैं सोया तो केवल इसलिए कि किसी तरह वह रात गुजर जाए और एक नया दिन आए जिससे मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ फिर से सुन सकूं। अगले दिन मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। हालांकि हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया था कि वह मुझे फ़ोन करेगी, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से लगा कि वह फ़ोन करेगी। ऑफिस में 10 बजते बजते मैं बेचैन हो रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाह रहा था, लेकिन साथ में ये भी चाहता था कि वो मुझे फ़ोन करे। हैप्पी ने लड़कियों के बारे में कुछ सफल होने का फंडा दिया था। उसको यह महसूस न होने दो कि तुम उनके लिए पागल हो रहे हो और उनको कुछ समय दो और वे तुम्हारे पास आ जाएंगी। 11 बजे मुझे ऐसा लगा कि हैप्पी बेवकूफ़ था और आगे बढ़कर उसे एसएमएस किया, गुड नाइट। हालांकि इसके लिहाज से कुछ देर हो चुकी थी, लेकिन जब मुझे अपने एसएमएस का कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सोचने लगा कि आखिर असल में बेवकूफ़ कौन था। उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। दोनों मुझे एक दूसरे की दिशा में ढकेल रहे थे। मेरा दिमाग मेरे अहम से कह रहा था कि वह अपने आप को समझती क्या है, जबकि मेरा दिल था कि अब भी उसकी आवाज़ सुनना चाह रहा था। अब आप इसे मेरी कमज़ोरी समझ लीजिए या अपने अहम को दबाने की कोशिश। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझसे कहा था। मैंने उसका नंबर डायल कर दिया। हे हाय, कैसे हो? खुशी ने फ़ोन उठाते हुए कहा। आपको गुड मॉर्निंग भेजने वाला भी वैसा ही जवाब चाहता है। मैं ठीक हूँ। मैं ऑफिस जाने के रास्ते में उसका जवाब देने ही वाली थी। तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी घर पे ही हो? असल में हम दोपहर की शिफ्ट में काम करते हैं, जिससे हम ऑस्ट्रेलिया के अपने क्लाइंट के साथ तालमेल रख सकें। मेरी टैक्सी बाहर खड़ी है, उसने भागते हुए कहा और अपनी माँ को बाय कहा। मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ और टैक्सी में उसका अपने साथियों को हाय कहना सुनाई दिया। जब वह अंदर बैठ गई तो हमारी बातचीत फिर शुरू हो गई। तो क्या हाल है? मैंने पूछा। आज सुबह अमी दी आई थी, उसने कहा। मुझे याद आया कि पिछली बातचीत के दौरान उसने कुछ नाम लिए थे, लेकिन मुझे याद नहीं रह गया था कि उनमें कौन कौन था। अमी दी, मैं फुसफुसाया और उस नाम को याद करने लगा। मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है। मिशादी सबसे बड़ी हैं, जो लुधियाना में रहती है। उनका एक बहुत प्यारा बच्चा है, दान, जो नर्सरी में पढ़ रहा है। आमिदी दूसरे नंबर की बहन है। उनकी भी शादी हो चुकी है। वह नोएडा में रहती हैं, जो हमारे से 1 घंटे की दूरी पर है। वो एक बीपीओ में काम करती हैं। मेरा भाई दीपू, जो मुझसे 2 साल छोटा है, असल में वह एक एमएनसी में काम करता है। उसका तेल वगैरह का काम है।
नीरू सबसे छोटी है, मेरी प्यारी छोटी बहन। उसने बिना शिकायत या सवाल के मैं इतनी जल्दी उसके बारे में कैसे भूल गया, अपने भाई बहनों के बारे में बताया। उसने बात जारी रखी, और इनके अलावा मम्मी पापा हमारे साथ हैं, और तुम्हारे परिवार में तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम्हारा छोटा भाई टिंकू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन्फोसिस में, और उसका ऑफिस भी तुम्हारी बिल्डिंग में है। फ़र्क यह है कि उसका पहले माले पर है और तुम्हारा दूसरे माले पर, ठीक। यह मेरी याददाश्त पर जैसे उसका खामोश थप्पड़ था। उसे मेरे परिवार के बारे में सब कुछ याद था। मैं तो सुनकर केवल यही कह सकता था, 10 में से 10, और हंस पड़ता। लेकिन मैं अकेला हंसा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अमिति सुबह आई थी। अपनी नाइट शिफ्ट के बाद वह फरीदाबाद आ गई। वह सप्ताह में 1-2 बार आ जाती हैं। उसका यह फ़ोन उसके पूरे परिवार को लेकर ही था। मुझे 2 और लोगों के बारे में पता चला, मीशा दी के पति देवेंद्र जीजू और आमी दी के पति पुष्कर। उसी फ़ोन के दौरान खुशी ने यह भी बताया कि वह ऑफिस से रात में 9:30 बजे निकलती है और घर 11 बजे पहुंचती है, जिसका मतलब यह हुआ कि वह काफ़ी देर तक जागी रहती है, और मैं उसे वैसे हालात में देर रात में फ़ोन कर सकता हूँ जैसा कि पिछली रात महसूस हो रहा था। इस तरह हमने एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करनी स्टार्ट की, एक दूसरे को एसएमएस करते, यहाँ तक कि रात में सोने से पहले एक दूसरे को गुड नाइट भी कहते। लेकिन अपनी शुरुआती बातचीत के दौरान हमने उस विषय को एकदम बात ही नहीं की जिसको लेकर हमारी बातचीत शुरू हुई थी, शादी। लेकिन उसने तब इसकी शुरुआत की जब एक दिन मैंने अपने फ़ोटो का एल्बम भेजा। उन्हें मैंने बेल्जियम में अपने दोस्तों के साथ खिंचवाया था। मैंने देखा एक फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, दोस्तों के साथ रेड वाइन पीते हुए। उसने कहा, अरे हाँ, वह बेल्जियम की एक मस्ती भरी शाम थी। तो तुम पीते हो? हाँ, लेकिन कभी कभार, कभी 2-3 महीने में, तो कभी 6 महीने में। मैं केवल तभी पीता हूँ जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, और जब वे साथ देने के लिए कहते हैं। मैंने सहज ढंग से जवाब दिया। पता नहीं तुमको यह कैसा लगे, लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरा जीवन साथी हो वह इन सब चीज़ों से दूर रहे। और मैंने अपने आप से पूछा, तो क्या वह ये कह रही है कि वह किसी और को देखने का इरादा कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात तो पक्का हुआ कि आखिरकार हम शादी के बारे में बात करने लगे। उसने आगे कहा, देखो, हर आदमी की अपनी पसंद नापसंद होती है। जब हम शादी की बात करते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होता है। यह विश्वास का नाता होता है, कुछ समझौते और भी बहुत कुछ। और अगर तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो तो मैं तुमसे बड़ी शिद्दत से एक बात कहना चाहूँगी कि शराब को छोड़ दो। हम दोनों में से पहले उसने ही कहा कि अगर तुम मेरे जीवन साथी बनने वाले हो, और उसकी आवाज़ में शब्द इतने अलग लग रहे थे, इतने जादुई लग रहे थे। और जाहिर है यह उन शब्दों का ही असर था कि जिसने मेरी चेतना पर असर किया, और मैं कह उठा, यह एक भले आदमी का वादा है। अगर तुम मेरी जीवन संगिनी बनने वाली हो तो तब तक मैं शराब नहीं पीऊँगा जब तक तुम इसकी इजाज़त नहीं दो। और यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं वहीं नहीं रुका, बल्कि आगे कहता रहा। मैं ऐसा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं शराब का आदी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर 100 दिनों में से एक बार शराब पी जाए तो उसको बुरा नहीं मानता, वह भी केवल दोस्तों का साथ देने के लिए। उस पर भी मैंने कभी इतनी नहीं पी कि मैं अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठूं। फिर भी अगर यह बात मेरे और मेरे जीवन साथी के बीच किसी समस्या का कारण बनती है तो मैं उसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा। और वादे रखने के लिए किए जाते हैं, उसने कहा, और शायद वह मुस्कुराई भी। बिल्कुल। मेरे अंदर का सज्जन अब भी बात कर रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे पूरी तरह से जान जाओगी,
6 महीने बाद या 10 या शायद 1 साल बाद या शायद उससे भी अधिक, फिर भी तुमको अगर लगे कि मेरे मामले में शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, तब तुमको मुझे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने की मंजूरी देनी होगी। लेकिन फिर से एक बात कह दूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा करने के लिए कोई दबाव नहीं डालूँगा। यह हमारी कहानी का एक और मुकाम था और इसके बाद में उसे मुझसे बातें करना और अच्छा लगने लगा। मुझे भी अच्छा लगने लगा क्योंकि यह उसे जो अच्छा लग रहा था, 3 चीज़ों में से दूसरी, धन, औरत और तीसरी चीज़ मैं अब भी याद नहीं रख सकता। ये चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में कुछ भी करवा सकती हैं। वह मुझसे क्या करवा रही थी, मैं तब यह नहीं जानता था, अब भी यह नहीं जानता हूँ। मुझे केवल एक चीज़ परेशान कर रही थी कि मैं हैप्पी और एमपी से तब क्या कहूँगा जब अपनी अगली मुलाकात होगी। हम रेड वाइन लेके साथ बैठेंगे। दोस्तों, मुझे प्लीज़ माफ़ करो क्योंकि मैंने शराब पीनी बंद कर दी है, क्योंकि मैंने एक लड़की से वादा किया है जिससे मैंने पिछले 1 हफ्ते में केवल फ़ोन पर बात की है। हाँ, केवल एक शब्द था। मैं तब ये नहीं जानता था कि मेरे लिए यह वादा अच्छा था या बुरा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हमने आपस में विश्वास और समझ बनाई थी और यह तो महज़ शुरुआत थी। यह मुश्किल तो था, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो उसे और अधिक चाहने लगा था, काफ़ी अधिक, हमेशा के लिए।